गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? ओके, सो यू ऑल आर फाइन. Now, if you do have any problem, kindly comment in the comment section. Let me just resolve as much as I can, as I'm always trying to resolve your problems from all aspect of your life. Okay, so you can comment in the comment box. In this class or in this video, you are going to study about the triangles, chapter 10. You can say chapter 6 in your NCERT, so we can move accordingly. Okay, so chapter 6, triangles. See, if you heard the triangles, what comes to your mind? Let us imagine, okay, various type of shapes which have the three sides, three boundary lines, that comes in your mind. You already studied a lot of things about the triangle in your junior classes. For example, types of triangles, their properties and all. For example, angles and property of a triangle having 180 degree, all the sum of the angle is equal to 180 degree. Different types of the triangle you have studied based upon the angles, based upon the sides. Okay. And even in the standard 9th, you people have studied about the congruency of a triangle also. Congruent, that two figures are said to be congruent when they are completely similar of their size as well as their shape. Size और shape दोनों के अकॉर्डिंगली अगर कोई फिगर बराबर हो तो वो कॉन्ग्रुएंट था. आपने उसके ढेर सारे क्राइटेरियाज भी पढ़ा था क्लास 9 में. लेकिन बच्चों, इस क्लास 10 में ना ही हमें प्रॉपर्टीज पढ़ने हैं, ना ही हमें कॉन्ग्रुएंसी पढ़ने हैं. एक नया टर्म पढ़ना है जो कि है सिमिलैरिटी. ठीक है, लेकिन प्रॉपर्टी जो आपने 9th क्लास तक स्टडी किया है, क्लास 6 में, 7th में, 8th में जो आपने ट्राइंगल के बारे में स्टडी किया, वो सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी. फॉर एग्जाम्पल, you have studied about the types of different triangles, isosceles, scalene. Okay, even based upon the angle also you have studied right angle triangle, obtuse angle triangle and acute angle triangles. तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको यहाँ हेल्प करेंगी. बट बिफोर दैट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव स्टडीड इन स्टैंडर्ड 9th, कॉन्ग्रुएंसी, वो आपके बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाले हैं इस चैप्टर में. हाँ, कंडीशन सिर्फ ये हो जाएगा बच्चों कि कॉन्ग्रुएंसी में शेप और साइज दोनों इक्वल होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा मार्कर, ये दूसरा मार्कर, ये शेप और साइज दोनों अगर इक्वल हो, इसका शेप भी और इसका साइज भी अगर दोनों इक्वल हो तो दोनों कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा. बट सिमिलैरिटी में ऐसा नहीं. सिमिलैरिटी में क्या है बच्चों कि शेप इक्वल होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए. साइज बड़ा छोटा हो तो चलेगा. मतलब आप एक एग्जाम्पल देखो. सपोज इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्राइंगल, तो एक हमारे पास है बड़ा ट्राइंगल, ठीक है, और दूसरा हमारे पास है सेम शेप का छोटू सा ट्राइंगल, छोटा सा ट्राइंगल. ठीक है, ये दोनों सिमिलर हो सकते हैं लेकिन दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते. तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए दो कंडीशंस क्या क्या था? उनके शेप और उनके साइज दोनों बराबर होने चाहिए थे. बट इन केस ऑफ सिमिलैरिटी, शेप शुड बी इक्वल बट साइज शुड नॉट बी इक्वल. हो सकता है साइज इक्वल ना हो, लेकिन फिर माइंड में एक क्वेश्चन आता है, सर अगर हमारे पास कुछ ऐसे डायग्राम्स है, कुछ ऐसे फिगर्स हैं जिनका शेप और साइज दोनों बराबर हो, तो उस केस में हमने क्या करेंगे? क्या वो सिमिलर होगा? देन या इट इज सिमिलर. मतलब इसके कहने का मतलब है कि हमारे पास कोई ऐसा शेप है, कोई ऐसा डायग्राम है. सपोज आई हैव टेकन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर. ठीक है, फिर हमने लिया दूसरा सर्कल जिसकी रेडियस भी क्या है, 5 सेंटीमीटर है. चलो, वेल एंड गुड. ठीक है, तो इसका क्या हो गया? शेप भी इक्वल हो गया. इसका क्या हो गया? साइज भी इक्वल हो गया. तो जब शेप और साइज दोनों इक्वल हो तो वो कॉन्ग्रुएंट भी कहलाएंगे और सिमिलर भी कहलाएंगे. लेकिन अगर हम एक तीसरा ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं बच्चों, एक ऐसा ट्राइंगल जिसका शेप इन दोनों से अलग हो, फॉर एग्जाम्पल, नहीं, साइज अलग हो. शेप तो आपका सेम ही होगा, शेप हमारा सर्कल ही दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन साइज क्या है? अलग है. इस बार मैंने 3 सेंटीमीटर का ट्राइंगल लिया हुआ है. देखो, शेप सेम है लेकिन साइज जो है अलग है. ठीक है, लेकिन ये दोनों सिमिलर हो सकते हैं बट दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट. ये कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते. रीजन क्या है? ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे. तो ये एक बेसिक सा टर्मिनोलॉजी था जिसमें आप कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी दोनों के बीच का डिफरेंस समझ गए. लेकिन कॉन्ग्रुएंसी जिन बच्चों का क्लास 9th का क्लियर नहीं है, वो सबसे पहले कॉन्ग्रुएंसी क्लियर कर ले हमारे वीडियो के लेक्चर्स में जाकर के.
और उसके बाद आप सिमिलैरिटी पढ़ो तो बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि कंडीशंस कहीं ना कहीं यहां भी अप्लाइड होंगे। चलो ये तो बात हो गई थियोरेटिकल, कॉन्ग्रुएंसी, सिमिलैरिटी। लेकिन हम कुछ प्रैक्टिकल बातें करते हैं। हैव यू एवर सीन दैट द हाइट ऑफ द माउंट एवरेस्ट व्हिच हैज बीन मेजर्ड लाइक द मेजरमेंट इज अराउंड 8,850 मीटर राइट नाउ। अर्लियर इट वाज 8,848 मीटर। ठीक है, चलो मान लिया कि इतना मीटर का है माउंट एवरेस्ट। फिर हमने बात करते हैं डिस्टेंस, यहां से अर्थ से लेकर के, ठीक है, मून तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ठीक है, या फिर यहां से लेकर के सन तक का डिस्टेंस, या दूसरे कोई प्लैनेट का डिस्टेंस, हमारे प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट का डिस्टेंस। हैव यू एवर थॉट हाउ दे आर मेजरिंग दिस हाइट्स और द डिस्टेंसेस? ये लेंथ जो है वो कैसे मेजर किए जाते हैं बच्चों? तो देखो, डायरेक्टली तो इंची टेप लेकर के या तो फिर स्केल लेकर के तो मेजरमेंट किया नहीं जा सकता, दैट इज नॉट पॉसिबल राइट नाउ। ओके, तो वो तो बहुत ही ज्यादा लेंदी टर्म हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो वहां पे इनडायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ की डिस्कशन होती है। वहां पे इनडायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ से उसे मेजर किया जाता है। उन्हीं इनडायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ में आपके सिमिलैरिटी का भी काम आता है, जहां कहीं ना कहीं कुछ कंडीशंस है, उस कंडीशंस को अगर कोई भी हाइट या फिर लेंथ या फिर डिस्टेंस फुलफिल करता है तो हम उसके लेंथ को जो है मेजर भी कर सकते हैं। ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं। कुछ बच्चों के माइंड में आ रहा होगा, सर ट्रिग्नोमेट्री में भी तो हमने हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ने हैं, तो वहां भी तो हाइट का मेजरमेंट होता है, तो वो भी आपका कहीं ना कहीं इसी से रिलेट हो जाएगा आगे चल करके। लेकिन रिलेशन को समझना होगा। जब सिमिलैरिटी होंगे दो फिगर्स और फिर हाइट एंड डिस्टेंस में हमारा एंगल्स और हाइट को लेकर के जब रिलेशन बनेगा, तब जाकर के फाइनली आप किसी भी लेंथ को या फिर किसी भी चीज के हाइट को आप मेजर कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छा है। लेकिन बात तो प्रैक्टिकली हम लोग कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं, बट एग्जामिनेशन में प्रैक्टिकल बातों का तो कोई वैल्यू होगा नहीं आपकी, है ना? क्योंकि एग्जामिनेशन में जो आपके एग्जामिनर है उन्हें चाहिए बहुत ही सुंदर सा हैंडराइटिंग में आपके क्वेश्चंस का सोल्यूशन, और वो भी स्टेप बाय स्टेप। तो फिर कैसे करेंगे और हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा इस चैप्टर में? तो इस चैप्टर में हमारे लिए कुछ थ्योरम्स हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं तो बोलूंगा कि अच्छे से पहले समझ लेना थ्योरम्स, और अगर बाय द वे ना समझ में आए तो पर्सनली तो कांटेक्ट करना ही, मैंने तो बोला ही हुआ है। हर एक स्टेप मैं क्लियरली समझाऊंगा, ऐसे आई होप सो क्लियरली समझ में आ जाएगा। हम लोग स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे काम करने वाले हैं बोर्ड पे, और उस थ्योरम को प्रैक्टिस भी कर लेने हैं जितने टाइम्स, जब तक वो आपको क्लियरली समझ में ना आ जाए। बिकॉज दीज थ्योरम्स आर डायरेक्टली आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। वो सीधा प्रूफ करने के लिए दे दिया जाता है, स्टेटमेंट विद प्रूफ। तो यहां हम लोग कुछ थ्योरम्स पढ़ने वाले हैं, जिस थ्योरम में एक पाइथागोरस थ्योरम जो आप क्लास 7 से यूज कर रहे हो अपने मैथमेटिक्स में, जिसका राइट एंगल ट्राइंगल में आप याद करो यूज भी था कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो बेस के स्क्वायर से, और परपेंडिकुलर स्क्वायर का जो सम होगा वो हमारा जो हो जाता है पाइथागोरस थ्योरम। तो आप यहां क्लास 10th में आकर के समझोगे कि ये पाइथागोरस थ्योरम कैसे फाइनली जो है प्रूफ हुआ, ठीक है, कैसे ये रिलेशन आया, कैसे ये जो है फार्मूलाज आए हुए हैं, वो सारी बातें आप जो है यहाँ पे समझोगे। समझ में आ रही है बातें? ठीक है। दूसरा थ्योरम आप जो है पढ़ोगे बच्चों एक मैथमेटिशियन के नाम से। द नेम ऑफ द मैथमेटिशियन इज Thales. So the name of the theorem is Thales theorem, but it is also said to be your BPT theorem. इसे और एक नाम से जाना जाता है, that is known as BPT theorem. BPT theorem क्या है? Basic proportionality theorem, जो कि Thales theorem ही है, उसी का नाम है, ठीक है। Now what the result you will get here? जैसे हमने पाइथागोरस थ्योरम में रिजल्ट मिला हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो बीपीटी थ्योरम में या थेल्स थ्योरम में हमें क्या रिजल्ट मिलने वाले हैं? यहाँ पे आपको दो सिमिलर ट्राइंगल का ये रिजल्ट मिलेगा कि सपोज अगर हमारे पास दो सिमिलर ट्राइंगल है, ये दोनों, ठीक है, तो उनके जो भी साइड्स होंगे, ये साइड्स ए बी बी सी ए सी, ठीक है, डी ई एफ, इधर साइड हो गया इसका डी ई ई एफ एंड एफ बी। तो इस तरीके से जो भी साइड्स होंगे बच्चों, उन साइड्स का रेशियो हमेशा इक्वल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल है तो ए बी जो होगा हमारा इस ट्राइंगल का साइड वो डीई, ठीक है, और वो जो है डीई है ना, और जो हमारा ए सी होगा वो जो है डीएफ का, और जो है लास्ट वाला बी सी वो जो है ईएफ का, ठीक है। ये रेशियोज इक्वल होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो है रिजल्ट हमें मिलता है यहां से बीपीटी से, थेल्स थ्योरम से।
और दूसरा एक और जो है हमें मिलता है that each and every angles will be equal, like angle A will be equals to angle D, angle B will be equals to angle E, and angle C is equals to be angle F. Okay, so these two triangles are said to be similar when these angles are also equal. Okay, even their ratios are also equal. So आप अगर ऐसे बोलो कि दो ट्राइंगल तब सिमिलर होंगे जब उनके एंगल्स इक्वल होंगे, या तो फिर उनके साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, ये तो हमारा बीपीटी हो गया. लेकिन अगर आप ऐसे बोलते हो कि बाय द वे अगर सिमिलर है एंगल्स और साइड्स के रेशियो इक्वल है, तो वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे, मतलब उसका प्रूफ और उसका कन्वर्स मतलब उल्टा, सेम स्टेटमेंट का ऑपोजिट. तो ये दोनों प्रूफ भी हम लोगों को यहाँ पे करने हैं इस चैप्टर के वीडियोस में. और अगर आप ये तीन काम कर लिए, थेल्स थ्योरम, उसका कन्वर्स, ठीक है, सेकंड पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ थ्योरम, ठीक है, तो ये तीनों काम आप कर लेते हो तो आपका 60% वर्क इस चैप्टर का हो जाता है बच्चों. फिर बोलोगे सर इतने सारे क्वेश्चन है और मात्र 3 क्वेश्चन में 60% काम कंप्लीट कैसे पॉसिबल है? ठीक है, तो ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि बाकी जितने भी क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में दिए हुए हैं 6.1, 6.2, 6.3, व्हाटएवर द क्वेश्चन इट हैज बीन मेंशन ओवर देयर, ओके, all the questions have the same principle. They are just giving you this question based upon the Thales theorem and based upon the Pythagoras theorem. Okay, so the exercise will be very easy for you when you will understand these theorems, when you will understand their results and how to prove it, then it will be very easy for you. Okay, and the conditions of similarity is also one of the part of it. So let us start the chapter.